नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है न्यूराइज क्लासेस में। आज हम फिजिक्स के अंतर्गत चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 है गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है, आज के बारे में जो अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर जो है हेडिंग पड़ी हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन पासिंग नॉर्मली through on area is called electric flux related to that area। देखिए, कोई भी सरफेस है, उस सरफेस से परपेंडिकुलर पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो संख्या है उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो है ये हमारे पास एक प्लेन बना हुआ एक सरफेस है। इस सरफेस से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दिखाया गया है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से जो है सरफेस से पास हो रही हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इस सरफेस के लंबवत पास हों, परपेंडिकुलर पास हों या नॉर्मली पास हों, इसी की संख्या क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है। तो हम कह सकते हैं हिंदी में, किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जो है हिंदी में वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। तो देखिए किस पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जितना स्ट्रांग होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी उतना ही स्ट्रांग होगा। यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि फाई जो है ई के समानुपाती है। अगर ई की वैल्यू जितनी मैक्सिमम होगी, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी हाई होगी उतना हमारा फ्लक्स भी हाई होगा। देखिए, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होगी, ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ज्यादा पास होंगी। तो किसी एरिया से गुजरने वाली यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या ज्यादा है, अधिक है, तो वहां पर जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी उसका अधिक होगा। ठीक है, दूसरा केस है, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है सरफेस के एरिया पर भी डिपेंड करता है। यदि सरफेस का एरिया ज्यादा है तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज्यादा होता है, क्योंकि सरफेस का एरिया बढ़ जाता है, इसलिए उस सरफेस से गुजरने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की भी संख्या बढ़ जाती है। इसलिए हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। जैसे अगर मान लेते हैं कोई सरफेस हमारा कैसा है, यहां से देखते हैं, ये सरफेस हमने बना लिया है इस तरीके से। यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। ठीक है, इसका एरिया कितना मानते हैं? ये एक दूसरी सरफेस बनाई है जिसका एरिया क्या है? बड़ा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं इस तरीके से पास हो जाएंगी। तो यहां पे देखते हैं, अगर एरिया हमारा छोटा है तो उससे गुजरने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या भी कैसी है? कम है। यहां से देखते हैं 1 2 3 4 इलेक्ट्रिकल लाइंस केवल पास हो रही हैं इस वाले एरिया से। यहां पे कितनी है? 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर जो है 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो हमारे एरिया से पास हो रही हैं। तो जैसे जैसे एरिया बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनकी भी संख्या वहां से गुजरती है तो बढ़ जाती है। तो कहने का अर्थ ये है, अगर एरिया हमारा लार्ज होगा तो उससे गुजरने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या भी अधिक होगी। ठीक है, और एरिया हमारा अगर स्मॉल है, छोटा सा एरिया है, तो उससे गुजरने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या भी कैसे हो जाती है? कम हो जाती है। इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा कैसा हो जाता है? डिक्रीज कर जाता है। और एरिया हमारा लार्ज होता है तो उससे गुजरने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा हो जाएगा? लार्ज हो जाएगा। तो इस वाले केस में कह सकते हैं जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कैसा होगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है, इस वाले केस में हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा। ठीक है, क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि
नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस जो है वो बढ़ जाती हैं, यहाँ पर जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस क्या होती हैं, डिक्रीज कर जाती हैं। ठीक है, तो हमारा जो है एरिया पर डिपेंड करता है फ्लक्स। ठीक है, और पहले केस में अभी हम पढ़ चुके हैं, जितना हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा उतना ही फ्लक्स कैसा होगा, अधिक होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, एक डायग्राम दे रखा है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है किस पे डिपेंड करता है, थीटा पर भी डिपेंड करता है। ये थी हमारा कोई प्लेन जो है किसी एंगल पे रखा है, जैसे यहाँ पे एक प्लेन दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर जो है डायरेक्ट लाइन से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाया गया है। इस प्लेन का एरिया वेक्टर ए है, जो कैसा है, परपेंडिकुलर टू द एरिया होता है। एरिया वेक्टर जो हमेशा किसी भी प्लेन का उसके परपेंडिकुलर होगा। जैसे मान लेते हैं प्लेन है तो इसके परपेंडिकुलर, इसको हम क्या बोलेंगे, एरिया वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये कैसा हो सकता है, आउटवर्ड भी सकता है और इनवर्ड भी सकता है। इस तरीके से इधर से सपोज कर लें, या इसको इस तरीके से मानेंगे। अगर ये प्लेन है तो एरिया वेक्टर हमेशा क्या होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एरिया वेक्टर को कैसा दिखाया गया है, थीटा पे दिखाया गया है। जैसे मान लेते हैं ये प्लेन कैसा हुआ, ऐसे हो गया है, तो हमारा एरिया वेक्टर किस तरीके से होगा, थोड़ा सा इस तरीके से होगा, इस तरीके से। ठीक है, तो हमारा प्लेन जो रखा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं जो प्लेन का एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो किसी एरिया से पास होने वाला टोटल फ्लक्स हमारा किस पर डिपेंड करेगा, थीटा पर। तो हमारा टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, जैसे हम कह सकते हैं फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। और इस क्वांटिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर ई, सॉरी वेक्टर नहीं लगेगा, ये कॉस थीटा। ठीक है, तो फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये कॉस थीटा, क्योंकि हम जानते हैं जो स्केलर प्रोडक्ट होता है, ठीक है, तो किसके इक्वल होगा, ये कॉस थीटा के इक्वल होता है। अब यहां पर देखिए फाई भी हमारा कैसा होगा, वो भी एक स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि दो वेक्टर क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो कैसा आएगा, स्केलर आता है। वेक्टर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया है डीए है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो स्केलर होता है, इसीलिए हमारा फाई या इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कैसा आएगा, स्केलर प्राप्त होगा। तो ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए की वैल्यू कितनी होती है, ये कॉस थीटा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, ये इंटीग्रेशन यहाँ पर सिंबल दिख रहा है, सिंबल क्या करता है, कोई भी हमारा सरफेस कैसा है, क्लोज्ड सरफेस है, तो उसका यहाँ पर जो है फाई बताता है कितना हमारा फ्लक्स उसके पास होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है इस डायग्राम में प्लेन जो है रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इस प्लेन से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स हमारा कितना होगा, फाई इक्वल टू फाई ई ए कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ और डायग्राम्स दे रखे हैं, डायग्राम्स तो फर्स्ट दे रखा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ पर ई आ रहा है। देखिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स जो है ई कब आएगा, जब थीटा की वैल्यू कैसी होगी, यहाँ पर कैसी थीटा की वैल्यू है, 90 है या 0 डिग्री है, यहाँ पे थीटा हमारा कैसा है, 0 डिग्री है। देखिए ये जो वेक्टर दे रखा है, एरिया वेक्टर हमारा कितना है, यहाँ पे एन कैप से दिखाया गया है, तो एरिया वेक्टर एन कैप है, कैसा, आउटवर्ड ऑफ द प्लेन है, प्लेन के बाहर की ओर लंबवत है, और उसी की दिशा में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, जिस पॉइंट पर ये एरिया वेक्टर दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग किसकी डायरेक्शन होगी, वेक्टर ई। तो यहाँ पर जो है वेक्टर ई या इलेक्ट्रिक फील्ड ई और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसी है, सेम है, इसलिए यहाँ पर एंगल कितना हो जाता है, थीटा हमारा कितना हो जाएगा, थीटा हमारा 0 हो जाता है। तो इस केस में थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अगर इस यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू अगर 0 ले लेंगे, थीटा इक्वल टू का 0 डाल देंगे, तो उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कॉस थीटा, ठीक है, तो थीटा 0 डालेंगे तो कॉस 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फाई हमारा कितना आ जाएगा, तो फाई निकल के आएगा ई ए। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हुआ अगर हमारा प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कैसे रखा गया है, पैरेलल रखा गया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कैसे है,
सॉरी परपेंडिकुलर है यदि हमारा प्लेन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है, या हमारा प्लेन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं उसकी डायरेक्शन प्लेन के एरिया वेक्टर के डायरेक्शन के अलोंग है, अनुदिश हैं, तो वहां पर एंगल कितना होगा, 0 हो जाता है। जैसे यहाँ पर जो है ये एंगल अभी जो है एरिया वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। अगर ये जो है थीटा हमारा कितना हो, 0 हो जाए तो ये किस पोजीशन में आ जाएगा, एरिया वेक्टर जो है इस पोजीशन में इसके अलोंग शिफ्ट हो जाएगा, तो वहां पर जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, ठीक है। जैसे इस डायग्राम को अगर हम इस तरीके से दिखाएं, ठीक है, इसको कैसा कर दें, बिल्कुल जो है एरिया वेक्टर के जो एरिया वेक्टर है हमारा उसकी डायरेक्शन कैसा कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग कर दें, तो यहाँ पर जो है थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा प्राप्त होता है, मैक्सिमम, तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्राप्त होगा हमारा मैक्सिमम प्राप्त होगा। दूसरा केस आता है यदि जो हमारा प्लेन है, प्लेन को हम कैसा कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के जो है पैरेलल कर दें, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं हमारा जो प्लेन है, प्लेन का जो नॉर्मल दे रखा है एरिया वेक्टर एन कैप है, या इसको एरिया वेक्टर ए मान लेते हैं, ठीक है। तो इससे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं कैसे हो जाएं, परपेंडिकुलर हो जाएं। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो इधर की ओर दे रखी है, तो यहाँ पर जो है कितना एंगल बन जाएगा, देखिए इस हिसाब से ये मान लेते हैं वेक्टर ये है, अब ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, तो उनके साथ देखिए कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस केस में जो है थीटा हमारा 90 होगा। जब थीटा हमारा 90 होगा, ठीक है, तो थीटा अगर हम 90 रखेंगे यहाँ पर, तो cos 90 कितना होता है, 0 होता है, तो 0 इंटू दिस टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस केस में हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, 0 आएगा। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। दूसरे केस में हम कह भी सकते हैं अगर हमारा प्लेन कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जो है पैरेलल है, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कैसा है, पैरेलल है, ठीक है। मान लेते हैं इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं और प्लेन हमारा कैसा हो जाए, इस तरीके से हो जाए, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इस तरीके से पास हो जाएंगी, ठीक है। इससे बिल्कुल इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ना इससे क्या होंगी, क्रॉस होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो इससे इस प्लेन से कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इससे टकराए बिना ही सीधे पास हो जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एंगल भी कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। अगर इधर से मान लेते हैं क्या आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, और इसका जो है नॉर्मल या एरिया वेक्टर कितना होगा, बाहर की ओर होगा, इस तरीके से एरिया वेक्टर हो जाएगा इस तरीके से। ये प्लेन हमारा है, ठीक है, जो पॉम हमारा है, हैंड का जो है पॉम है, इसको क्या मान लेते हैं, प्लेन मान लेते हैं। अब यहाँ से क्या आ रहा है, ये एरिया वेक्टर हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगे इस तरीके से, उस पर टकराएंगी, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, बिल्कुल ये सिनेरियो बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो मैथमेटिकली हम देख सकते हैं अगर थीटा हमारा 90 है तो cos 90 क्या होता है, 0 होता है, इसलिए हमारा जो फाई आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अगर जो है डायग्राम के माध्यम से इसको हम देखना चाहें, ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है इस तरीके से प्लेन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है बिल्कुल ऐसे पैरेलल होते हुए निकल जाती हैं, तो इससे जो है कोई फ्लक्स पास नहीं होता है। फ्लक्स जब पास होगा जब प्लेन हमारा कैसा होगा, ठीक है, प्लेन हमारा किस पोजीशन में है, थीटा 0 अगर होगा वहां पे। तीसरा केस हमारा देखिए आता है, अगर प्लेन को कैसा रख दें, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ किसी न किसी एंगल पे रख दें, जैसे ये वाला सिनेरियो यहाँ पे फिर से यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को दिखाया गया है, तो यहाँ पर कैसी एक समान यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब जो इस प्लेन को जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे रखा गया है, और इसका जो वेक्टर दे रखा है या एरिया वेक्टर दे रखा है वो कैसा है, एन कैप दे रखा है, या इसको कितना मान लेते हैं, वेक्टर ये मान लेते हैं, ठीक है। तो जो वेक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। तो देखते हैं कितनी हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। तो यहाँ पर देखिए इसके दो कंपोनेंट ब्रेक कर लेते हैं थीटा के। एक इसका क्या हो जाएगा, एक होगा ये कॉस थीटा होगा, ठीक है। कौन सा कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एच वाला होगा। अब ये वाला कौन सा होगा, वर्टिकल वाला कंपोनेंट ई साइन थीटा होगा। अब यहाँ पे देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास होंगी इस प्लेन से वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अलॉन्ग पास होंगी, वर्टिकल कंपोनेंट के अलॉन्ग कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पास हो रही है। तो यहाँ पर वर्टिकल इलेक्ट्रिक जो वर्टिकल यहाँ पर जो है कह सकते हैं वर्टिकल वाले केस में जो है कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पर फ्लक्स कैसा होगा, 0 होगा। तो वर्टिकल
केस में जो है कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें 0 प्राप्त होगा, जबकि हॉरिजॉन्टल वाले केस में जो कैसा प्राप्त हो रहा है, हमें फ्लक्स प्राप्त हो रहा है। तो वर्टिकल वाले केस में कोई भी फ्लक्स पास नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्लक्स हमारा पास होगा केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अलॉन्ग प्राप्त होगा, ना कि वर्टिकल कंपोनेंट के अलॉन्ग प्राप्त होगा, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट के अलॉन्ग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अलॉन्ग है, इसीलिए जो हमें फ्लक्स प्राप्त होगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ई कॉस थीटा के अलॉन्ग प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हमारा फ्लक्स कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा ई कॉस थीटा इंटू ए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पे फ्लक्स को हम विभिन्न केस में जो है दिखाते हैं कि कब हमारा फ्लक्स जो है मैक्सिमम होगा, कब फ्लक्स हमारा मिनिमम होगा, और कब फ्लक्स हमारा जो है किसी ना किसी एंगल पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो थीटा जो है फ्लक्स हमारा थीटा पर डिपेंड करता है। क्लियर यहां तक है? ठीक है, देखिए फिर भी यहाँ पे कुछ इमेजेस दे रखी हैं, यहाँ पर फिर से जो है उसी चीज को यहाँ पे दर्शाया गया है। डी फाई यहाँ पर जो है कोई एरिया एलिमेंट ले लिया गया है। ठीक है, पॉइंट पी पर हमने क्या लिया, कोई एरिया एलिमेंट सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो इस यहां से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, वेक्टर ई है, और इस एरिया एलिमेंट का जो है एरिया कितना है, ds है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा, सॉरी छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है पास होगा, वो कितना होगा, डी फाई ई। हमारा एरिया अगर छोटा है तो वहां से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या भी बहुत कम होगी, तो इसलिए जो फ्लक्स पास होगा वही बहुत क्या होगा, बहुत स्मॉल फ्लक्स पास होगा। तो कितना पास होगा, ई ds कॉस थीटा के इक्वल प्राप्त होगा। और इस वाले केस में देखते हैं, यहां पर जो है एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसी हो गई है, सेम हो गई है, एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहे हैं। तो यहाँ पर थीटा हमारा कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला देखिए केस कौन सा बनेगा, मान लेते हैं प्लेन इस तरीके से है और इस तरीके से क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की भी डायरेक्शन कैसी हो जाए, इसी डायरेक्शन में क्या हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, तो यहाँ पे थीटा कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस केस में भी जो है फ्लक्स जो है कितना होगा, मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा, ई डी एस। देखिए इस तरीके से जो है, अगर मान लेते हैं फ्लक्स ऐसे निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नीचे से आ रही हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स जो है पास होगा, कितना होगा, डी फाई मैक्सिमम इक्वल टू ई डी एस। ठीक है, थीटा हमारा 0 होता है, तो हम जानते हैं डी फाई, तो डी फाई होता है कितना होता है, ई ए कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब यहां पर जो है थीटा कितना रख देंगे, थीटा हमारा कितना 0 डिग्री है, तो ई ए कॉस 0 डिग्री, और हम जानते हैं कॉस 0 कितना है, 1 होता है, तो ई इंटू 1, तो जो हमारा डी फाई आएगा कितना आ जाएगा, ई ए। ठीक है, ये मैक्सिमम क्वांटिटी आती है, मैक्सिमम क्वांटिटी आएगा, मैक्सिमम फ्लक्स आएगा। ठीक है, तीसरे केस में देखिए क्या होता है, थीटा हमारा कितना है, यहाँ पे थीटा को दिखाया गया, थीटा कितना है, 90 डिग्री का है। ठीक है, अगर थीटा हमारा 90 डिग्री है तो इसी केस में क्या करते हैं हम, थीटा 90 का हम पुट करेंगे तो हमारा डी फाई जो है कितना आएगा, डी फाई इक्वल टू आ जाएगा ई ए कॉस 90 डिग्री। ठीक है, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो ई ए कॉस, ठीक है, कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है, तो यहां पर जो है 0 वैल्यू पुट कर देंगे, ये इंटू 0, तो डी फाई हमारा फाइनली कितना आएगा निकल के, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, मिनिमम होता है, यहाँ पर मिनिमम फ्लक्स पास होगा। मिनिमम फ्लक्स किस केस में पास होता है, जब हमारा थीटा कितना हो, 90 डिग्री का हो। ठीक है, तो ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इसके बारे में हमने यहाँ पे स्टडी किया है।